हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आरती अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी किसके बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो टॉपिक चल रहा है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मीन्स वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें हम जो है सामाजिक स्थिति को पढ़ रहे हैं। अ, हम राजनीतिक स्थिति पर बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा किया हुआ है, जिसमें कि ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल के लोगों की जो राजनीतिक स्थितियां थी कैसी थी, कौन कौन सी संस्था इन लोगों ने बना रखी थी। वहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने कौन कौन सी संस्थाएं बनाई थी। तो ऋग्वेद की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल के लोगों में क्या क्या परिवर्तन आए इसके बारे में हमने जाना। तो सबसे पहली चीज हम रिवाइज करा देते हैं आपको क्या, कि सबसे पहली चीज क्या है कि अगर राजनीतिक स्थिति की बात आती है तो हमने आपसे किसके बारे में चर्चा किया था कि इनकी राजनीतिक जो संस्थाएं थी वो कैसी थी। अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत क्या क्या आता था। एक तो होता था कुल। पहली संस्था कौन सी थी, कई कुल या परिवार मिलकर किसका निर्माण करते थे, ग्राम का निर्माण करते थे। कई सारे ग्राम मिलकर के विश्व का निर्माण करते थे और कई सारे विश्व मिलकर के किसका निर्माण करते थे, तो ये लोग जनपदों का निर्माण करते थे, सॉरी जन का निर्माण करते थे। ठीक है। तो अगर बात करता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो आपका आंसर क्या होगा, जन था। जन के बाद में कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं थी जो ऋग्वैदिक काल को इंडिकेट करे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में भी प्रोसेस यही चल रहा था। क्या चल रहा था, कई परिवार मिल करके क्या बनाते थे, ग्राम बनाते थे। कई ग्राम मिलकर के विश्व बनाते थे। वहीं पर कई विश्व मिलकर के जन बनाते थे। इस जन को हम कबीले के नाम से भी जानते हैं। और कई सारे जन मिलकर के जनपद का निर्माण हुआ है। देखिए बच्चों, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से राष्ट्र का निर्माण हुआ, राष्ट्र की भावना लोगों के अंदर कैसे पनपी, ये यहीं से आपको समझना होगा। ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था हुआ करती थी क्या, जन, तो वहीं पर जो उत्तर वैदिक काल में बदलाव आया तो ये जन जैसी संस्था ने किसका रूप ले लिया, तो ये जनपद का रूप ले लिया। मतलब कि कई सारे जन या कबीले मिलकर के किसकी स्थापना किया, तो किसकी स्थापना किया, आपका आंसर होगा जनपदों की स्थापना हुई। तो जनपदों की स्थापना कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में। अगर जनपद में पूछता है, उत्तर वैदिक काल में पूछता है कि उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो वो जनपद होगी। वहीं पर अगर ऋग्वेद की बात पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो उसमें कौन सी थी, वो जन होगी। अब इन लोगों के जो राजनीतिक जो प्रशासनिक व्यवस्था लोग चलाते थे, तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से कितने उभर करके आए हैं, तो वो लोग उभर के आए हैं 5। इन पांचों को सम्मिलित रूप से हमने किस नाम से जाना था, रत्निन के नाम से जाना था। वहीं पर उत्तर वैदिक काल में क्या चेंजमेंट होता है कि उत्तर वैदिक काल में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी संख्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। हालांकि रत्निन के नाम से ये भी जानते थे, लेकिन अगर पूर्व वैदिक काल की बात करता है कि पूर्व वैदिक काल में जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे वो कितने थे, मुख्य रूप से 5 थे। तो वहीं उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी, ये हो गई थी 8। ठीक है। तो इस तरह से 8 लोग हो गए थे, मीन्स 8 पुरुष और बाकी 4 महिलाएं हुआ करती थी। तो अगर ऋग्वैदिक काल की बात करता है या पूर्व वैदिक काल की बात करता है, तो इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ कितने होते थे, 5 होते थे। और इनमें मुख्य रूप से पुरुष होते थे, इसमें महिलाओं की कोई भी सहभागिता नहीं थी। वहीं पर अगर उत्तर वैदिक काल की बात आती है, तो उत्तर वैदिक काल की बात आती है तो उसमें जो है मुख्य रूप से
4 महिलाएं आ गई थी जो कि वातापा के नाम से, आई होप हमने आप लोगों को बताया था कि वातापा के नाम से जानी जाती थी, जिसमें जो राजा की सबसे प्रिय रानी होती थी और 3 राजा की पटरानियां होती थी। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में संस्कार कौन सा होता था? जब राजा गद्दी पर बैठता था तो रत्न हबीसी संस्कार होता था। यहाँ भी रत्न हबीसी संस्कार होता था। पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में राजा अकेला रत्निन के घर जाता था इस रत्न हबीसी संस्कार के अंतर्गत। वहीं उत्तर वैदिक काल में जो राजा होता था अपनी रानियों के साथ, अपनी प्रिय रानी और पट रानियों के साथ में से 4 महिलाओं के साथ जो है रत्निन के घर जाता था। तो ये रही जो जनरल रूप से जानकारी थी, हमने कल आपसे डिस्कस किया था उसके बारे में। अब आज की अगर बात करते हैं तो आज हम किस बारे में डिस्कशन करेंगे? तो आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज की। किसकी? ऋग्वैदिक कालीन समाज की। फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि इसके अंतर्गत काफी सारा डेटा है तो इसलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन समाज की बात करेंगे कि इस समय का ऋग्वैदिक समय का समाज कैसा था। ठीक है, बाकी आने वाले नेक्स्ट डे में हम जो है उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात करेंगे, कंपैरिजन करके आपको समझाते हुए चलेंगे, जैसा कि हमने राजनीतिक स्थिति आपसे डिस्कस किया। क्लियर? तो अब हम आज बात करते हैं किसकी? ऋग्वैदिक कालीन समाज की। तो अगर बात करता है कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था, तो ये ऋग्वैदिक समाज, पहली चीज तो हमने आपको बताया था कि ये लोग कैसे थे, ये कबीलाई जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे? कबीलाई जीवन जीते थे। हमने संस्थाएं बताई ना आपको कि कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व और विश्व से जन का निर्माण हुआ। ये जन जो है क्या कहलाते थे? इन जनों को कबीले के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कह रहा है कि सामाजिक जीवन की अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये लोग कैसा जीवन जीते थे, इनका समाज कैसा था? तो ये कबीलाई समाज था। ये लोग कबीले, कई सारे कबीलों में बटे हुए थे और कबीलाई जीवन जो है जीते थे। ठीक है, और ये किस पर आधारित होता था? ये कुलों पर आधारित होता था। हमने बताया है ना कि कई सारे कुल या परिवार मिलकर के, सबसे छोटी इकाई क्या थी? अगर सबसे बड़ी इकाई ऋग्वेद काल की पूछता है तो सबसे बड़ी इकाई ऋग्वेद काल की जन होगी। वहीं पर अगर राजनीतिक संस्था की सबसे छोटी इकाई पूछता है तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो वो कुल होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में आता है कि इस समाज में जो है, अगर समाज पूछता है तो ये कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब कि पुरुष प्रधान समाज था। अगर हम महिला समाज यानी मातृ सत्तात्मक की बात करते हैं तो वो कब आता है? वो सिंधु घाटी सभ्यता में आता है कि वहां का समाज कैसा था? तो वहां का समाज मातृ सत्तात्मक था। क्लियर? वहीं पर अगर बात आती है कहाँ की? वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की बात आती है तो ये समाज कैसा था? तो पितृ सत्तात्मक समाज था और क्या था? पुरुष प्रधान था। क्लियर? अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ऋग्वैदिक काल में जो पिता होता था, अगर घर में कोई बुजुर्ग सदस्य होता था तो या तो परिवार का मुखिया वो होता था, या फिर उस पिता होता था परिवार का मुखिया, या फिर अगर पिता नहीं है तो जो घर का बड़ा बेटा होता था तो वो जो है घर का जो है मुखिया कहलाता था। ठीक है, तो इस तरह से पिता को जो है कैसे अधिकार प्राप्त थे? इन लोगों को, इन पिताओं को अधिकार, असीमित अधिकार प्राप्त थे। असीमित अधिकार का मतलब ये कुछ भी कर सकते थे, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था कि आप क्या जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक ग्रंथ में एक कहानी पाई गई है, ऋग्वेद में एक रिजास नामक एक लड़का होता है जिसमें कि ये जुआ खेल रहा होता है। क्या खेल रहा होता है? जुआ खेल रहा होता है। तो इसके पिता ने क्रुद्ध होकर के इसको क्या करवा दिया था? इसको अंधा करवा दिया था। तो इसको अंधा करवा दिया था। तो इससे, इस कहानी से ये पता चलता है कि पितृ सत्तात्मक समाज में पिता को असीमित अधिकार थे, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उन पर कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं था। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में सबसे पहली चीज, तो अगर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि अगर आप
किसी भी समाज का अध्ययन करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी समाज हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज हो, ऋग वैदिक काल का समाज हो, इसके बाद में क्या है, एंशियंट जो प्राचीन इतिहास है वो समाज देख लीजिए, या फिर मौर्य साम्राज्य में का समाज देख लो, या फिर सल्तनत काल का समाज देख लो, या फिर मुगल काल का समाज देखो। अगर आपको किसी समाज में अगर अच्छाई जाननी है कि वहां का समाज कैसा था, तो आप सिर्फ और सिर्फ किस पर अध्ययन करें, महिलाओं की स्थिति पर अध्ययन करें कि उस समय की जो महिलाएं होती थी उनकी समाज में स्थिति क्या थी। कहने का मतलब है समाज में स्थिति का मतलब कि कहीं वहां पर बाल विवाह तो नहीं प्रचलित था, वहां पर दहेज प्रथा तो नहीं प्रचलित थी, या महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त था या नहीं प्राप्त था, महिलाओं को सामाजिक अधिकार प्राप्त था या नहीं प्राप्त था, या फिर महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्राप्त था या नहीं प्राप्त था, अगर था तो कितना था, या पुत्री के जन्म पर उत्सव मनाया जा रहा था या नहीं मनाया जा रहा था, महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा था या नहीं शिक्षित किया जा रहा था। अगर ये सारी चीजें नहीं पाई जा रही हैं किसी समाज में, तो उस समाज को आप अच्छा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं अच्छा कह सकते हैं? क्योंकि हर एक समाज का अगर प्रतिनिधित्व करती है तो 50% महिला भी प्रतिनिधित्व करती है। इस सृष्टि का संचालन महिला का इस सृष्टि के संचालन में 50% योगदान है। अगर महिला ही नहीं रहेगी तो फिर समाज किस काम का? समाज को आप कैसे चलाएंगे? अपने वंश को, आने वाली जनरेशन को आप कैसे चलाएंगे? तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमें समाज का अगर अध्ययन करना है तो कैसे करना है। हमें सबसे पहले वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी, अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो ये समझ लीजिए कि वहां का समाज कैसा है, नंबर 1 का समाज है। अगर वहां की स्थिति, महिलाओं की स्थिति सही नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां का समाज कैसा है, एकदम घटिया क्वालिटी का है। क्लियर हुआ? तो ऋग वैदिक काल में महिलाओं की समाज तो जो सामाजिक स्थिति थी तो वो तो अच्छी थी, लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कई सारी जटिलताओं में घेर ली गई। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहली चीज किसी भी समाज के बारे में अगर अध्ययन करना है तो महिलाओं के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज हम समाज के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था, यहाँ का समाज कितने भागों में बटा था। ठीक है, या अगर समाज को बांटा था तो कितने भागों में बांटा था। तो समाज को, इस जो ऋग्वेद कालीन समाज थी, तो इसको 2 आधार पर बांटा था। कितने आधार पर? 2 आधार पर बांटा था। वो कौन सा था? वो था, एक था रंग या वर्ण के आधार पर, और दूसरा क्या था? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? एक था रंग या वर्ण के आधार पर, और दूसरा कैसा था? कर्म के आधार पर समाज था। ठीक है, अब इस रंग या वर्ण के आधार पर भी इन लोगों ने 2 तरीके से बांटा था। रंग, आई होप रंग या वर्ण के आधार पर आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो है आर्यों को रंग के आधार पर लिया जाता था कि उनका कलर कैसा है, इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था। तो रंग के आधार की बात करते हैं तो ये भी 2 भागों में बांटा है। एक है आर्य, या इनको हम दास भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? अनार्य या फिर दस्यु। ठीक है, अनार्य या दस्यु। अब बात आती है कि अगर आर्य और अनार्यों को 2 भागों में बांटा था तो वो आधार क्या था? वो रंग या वर्ण के आधार पर बांटा हुआ था। ठीक है, ये जो आर्य लोग होते थे, यानी कि जो दास होते थे, तो ये किस वर्ण के होते थे? तो ये गौर वर्ण के होते थे। गौर मतलब कलर इनका कैसा होता था? गोरा होता था। वहीं पर अगर बात आती है अनार्यों की, तो ये किस वर्ण के होते थे? तो ये लोग किस वर्ण के होते थे? तो ये लोग श्याम वर्ण के होते थे। क्लियर हो गया? वर्ण के, रंग के आधार पर 2 भागों में बांटा, एक आर्य और दूसरा क्या? अनार्य। इन आर्यों को क्या बोलते थे? तो आर्यों को दास के नाम से भी जानते थे, और अनार्यों को किस नाम से जानते थे? तो अनार्यों को दस्यु के नाम से भी जानते थे। ये जो आर्य होते थे ये गौर वर्ण के होते थे, वहीं पर अनार्यों की अगर हम बात करते हैं तो ये किस वर्ण के होते थे? ये श्याम वर्ण के होते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक?
अब इसके बाद में आते हैं दूसरा जो पार्टीशन किया गया है कि कर्म के आधार पर, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसी को दिया है। किसको? कर्म के आधार पर। जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था तो उसका पार्टीशन किस आधार पर किया गया था? तो वो कर्म के आधार पर किया गया था। जो जैसा कार्य करता था उसी के अनुसार उसको वर्ग में विभाजन कर दिया था। आज की तरह नहीं है कि आज की तरह अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में अगर उसके पुत्र ने जन्म ले लिया तो उसके पुत्र के अंदर वो पुरोहित की या वो ब्राह्मण की क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन जन्म को आधार मानकर उसको किस वर्ग में रखा जाता है? उसको ब्राह्मण वर्ग में रखा जाता है। लेकिन ये ऋग्वैदिक समाज में नहीं था। ऋग्वैदिक समाज में जैसा कर्म होता था, मान लो सपोज दैट अगर माँ बाप ब्राह्मण हैं और उनके पुत्र के अंदर युद्ध या फिर शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा है, मतलब क्षत्रिय वाले सारे गुण हैं, तो फिर वो जो उनका पुत्र होता था वो ब्राह्मण की श्रेणी में न रख करके उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया था? तो उसको क्षत्रिय की श्रेणी में रखा जाता था। मतलब कहने का मतलब है कि इस समय का यानी कि ऋग्वैदिक समाज कैसा होता था? तो ऋग्वैदिक समाज होता था किस तरीके का? ये था कर्म पर आधारित समाज। हमें एक कथन मिलता है, कहां पर? एक कथन मिलता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक कथन मिलता है। वो कौन सा है? कि मैं कवि, ये मैं बात कर रही हूँ किसके? कर्म के आधार पर समाज, ठीक है? कि मैं कवि, मेरे पिता क्या है? वैद्य हैं, मेरी माता चक्की पीसती हैं। ये जो कमेंट्स है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि एक ही फैमिली के 3 सदस्य, पति, पत्नी और उसका पुत्र, ये तीनों लोग अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग वर्ग में विभाजित किए गए थे। कैसे? मतलब मैं कवि, ये कवि है तो ये किस वर्ग में आएगा? ये उच्च वर्ग में आएगा। वहीं पर मेरे पिता वैद्य ये भी उच्च वर्ग में आएगा। इसके बाद में मेरी माता चक्की पीसती मतलब कि उद्योग धंधा, ये किस उसमें आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्यों की श्रेणी में आएगी ना इनकी माता। तो इस तरह कहने का मतलब है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य थे, लेकिन तीनों सदस्यों को अलग अलग जो है कैटेगरीज दी गई थी कि एक ही परिवार के सदस्य कौन कौन सी कैटेगरी थी? तो एक था मैं कवि, मेरे पिता वैद्य और मेरी माता चक्की, ये आएंगे वैश्यों की। और ये किस में आएंगे? ये ब्राह्मण की, पिता ब्राह्मण की श्रेणी में आएगा और ये जो है मध्यम श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से ये हमें कथन किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कर्म के आधार पर जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज का पार्टीशन किया गया था, इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये कमेंट से पूछता है कि कहाँ पर दिया गया है, तो ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में दिया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में बात आती है कहाँ पर? हमने आपको क्या बताया था कि अगर समाज का अध्ययन करना है, आप महिलाओं की स्थिति देख लीजिए और दासों की स्थिति देख लीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि इस समय का समाज कैसा था। बाकी आपको बहुत ज्यादा उसमें अध्ययन करने की जरूरत नहीं होगी, आप यहीं से समझ जाएंगे। तो आइए हम ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी तो वो कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी कि इस समय जब पुत्री जन्म लेती थी तो इस पर लोग शोक नहीं प्रकट करते थे। इच्छा तो पुत्र की होती थी, लेकिन अगर पुत्री होती थी तो इस पर क्या करते थे? शोक नहीं प्रकट करते थे या दुख नहीं प्रकट करते थे, ठीक है? और इन पुत्रियों का भी, पुत्री जन्म के बाद भी इनका क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था लड़कियों का भी, ठीक है? इसके बाद में क्या नहीं था? बाल विवाह भी यहाँ पर प्रचलित नहीं था। कब की बात है? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में क्या नहीं प्रचलित था? बाल विवाह भी नहीं प्रचलित था। और क्या था? ये दहेज प्रथा जैसी कुरीति इस समाज में नहीं थी, जो कि आज के समाज में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप बनकर हर एक माँ बाप के सामने खड़ा हुआ है। ये दहेज प्रथा, इसको समाज से हटाया जाना चाहिए,
क्योंकि एक बाप जैसे ही उसकी पुत्री जन्म लेती है, तो जन्म लेने के साथ ही उसको टेंशन होने लगती है कि हम अपनी पुत्री के लिए आने वाले जो भी 20 साल या 25 साल में जब भी शादी करेंगे, तो हमारे लिए एक बहुत मोटी खासी रकम की ज़रूरत होगी। तो वो जिस दिन से पुत्री जन्म लेती है, उसी दिन से एक पिता जो है धन का संचय करने लगता है। ठीक है? वो क्यों? क्योंकि उसको डर है इस दहेज प्रथा जैसी कुरीति का। तो ये जो दहेज प्रथा थी, दहेज प्रथा जैसी कुरीति इस वैदिक काल में नहीं दिखती है, इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है? हाँ, उस समय ये दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन अगर पेरेंट्स या फिर उसके जो रिश्तेदार होते थे, तो स्वेच्छा से कुछ भी उसके यूज़ वाली सामान दे सकते थे, ठीक है? तो उसके यूज़ वाली जो सामान देते थे, जो उसके माँ-बाप द्वारा उस अपनी कन्या को जो धन दिया जाता था स्वेच्छा से या उसके रिश्तेदारों से, तो उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको वहतू के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? वहतू के नाम से जानते थे। अब बात आती है किसकी? कि यहाँ पर नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा की बात तब आती है कि एक महिला का विवाह हो गया है, ठीक है? एक महिला का विवाह हो गया है, उसका पति छोड़ करके परदेश चला गया है और वो लौट के नहीं आ रहा है, उसने वहां पे दूसरी शादी कर ली, या फिर उसका पति पागल हो गया है, या फिर उसका पति पागल हो गया है, इसके बाद में या फिर उसका पति कैसा है? नपुंसक है। कैसा है? नपुंसक है। तो अपने वंश को आगे चलाने के लिए ऋग्वैदिक काल में एक महिला अपनी देवर के साथ संबंध बना करके अपने वंश को जो है आगे चला सकती थी। क्लियर हुआ? नियोग प्रथा क्या थी? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नियोग प्रथा किसे कहते थे, ठीक है? क्या थी उस समय ऋग्वेद काल में। इसके बाद में क्या थी? महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा भी इस समय प्रचलन नहीं था। किसका? पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था ऋग्वैदिक काल में। और क्या था? बहुविवाह प्रथा प्रचलित थे। क्या थे? बहुविवाह प्रथा जो है इस समय प्रचलित थी। इसके बाद में विधवा विवाह भी प्रचलित था। मतलब कि अगर एक कन्या की शादी हुई, उसका पति मर गया, तो पति मर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे जीवन भर जो है अपने आप को विधवा के रूप में जो है अपना पूरा जीवन काट लेती थी। ऐसा नहीं था ऋग्वेद समाज में। ऐसे समय में जब एक लड़की विधवा हो जाती थी, तो उसको पुनर्विवाह मतलब उसको उसका दूसरा विवाह करने के लिए छूट थी। वो दूसरा विवाह अपना कर सकती थी और सुखपूर्वक अपना दूसरी बार अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकती थी, ठीक है? तो विधवा विवाह इस समय क्या था? प्रचलित था। और क्या है कि इस समय पत्नी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो क्या था? जायदेस्तम। क्या था? जायदेस्तम जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है कि जो पुरुष लोग थे, तो महिलाओं की बहुत रेस्पेक्ट करते थे इस समय। था पितृ प्रधान समाज, लेकिन महिलाओं की स्थिति इस समय बहुत बेहतर तरीके की थी, ठीक है? और क्या था? अगर जैसे एक एक अगर महिला विधवा हो गई है, तो जो सती प्रथा जैसी कुरीति आई बाद में जो है, तो इस तरीके की यहाँ पर सती प्रथा जैसी कोई कुरीति नहीं पाई गई है, ठीक है? तो इस तरह से जो ऋग्वैदिक समाज था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि महिलाओं की स्थिति कि पुत्री के जन्म पर कभी शोक नहीं जताया गया, पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। इस समय जो लड़कियां थी या कन्याएं होती थी, अगर विवाह होता था उनका, तो उनकी अनुमति ली जाती थी। और क्या था? बाल विवाह नहीं प्रचलित था। और क्या नहीं था? दहेज प्रथा भी नहीं प्रचलित थी। इस समय नियोग प्रथा प्रचलित थी, विधवा विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। और पत्नी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जायदेष्टम शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं पर अगर बात आती है कि यहाँ पर पर्दा प्रथा भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहु विवाह क्या थे? प्रचलित थे, ठीक है? बहु विवाह मतलब एक पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकता है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर बहु विवाह प्रचलित थे, लेकिन सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा जैसी कुरीति यहाँ पर नहीं थी। अब बात करते हैं किसकी? विवाह की, कि यहाँ की वैवाहिक स्थिति कैसी थी? तो जो ऋग्वैदिक काल में होता था,
तो ऋग वैदिक काल में दो तरीके के विवाह होते थे। कौन सा? एक होता था अनुलोम विवाह और दूसरा कौन सा होता था? प्रतिलोम विवाह। कौन सा होता था? एक अनुलोम विवाह होता था और दूसरा प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह के अंतर्गत पुरुष जो है वो उच्च वर्ण का होता था, किंतु महिला जो होती थी वो निम्न वर्ण की होती थी। तो उसको क्या कहते थे? उसको हम अनुलोम विवाह की संज्ञा देते थे। किसकी? अनुलोम विवाह की संज्ञा देते थे। अनुलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला। वहीं पर अगर प्रतिलोम विवाह की बात करते हैं तो प्रतिलोम विवाह को अनुलोम विवाह का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा कि प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ग का पुरुष होता था और उच्च वर्ग की जो है क्या होती थी? कन्या होती थी। क्लियर हुआ? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होते थे? विवाह कितने विवाह की बात करता है तो दो प्रकार की विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का पुरुष, निम्न वर्ग की कन्या। वहीं पर प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ग का पुरुष और उच्च वर्ग की कन्या होती थी। ठीक है। अब इसके बाद में इन कन्याओं के लिए, जैसे जो महिला या जो लड़की पूरे जीवन भर कुंवारी रहती थी, पूरे जीवन भर कुंवारी रहती थी कि उसने ये डिसीजन कर लिया कि हमें पूरे जीवन भर जो है कुंवारी ही रहना है, मतलब कि शादी नहीं करनी है, तो उस कन्या को क्या कहा जाता था? उस कन्या को अमाजू कहा जाता था। क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। वहीं पर जो अविवाहित कन्या होती थी, देखिए इसमें डिफरेंस आपको स्थापित करना है। अंतर क्या है दोनों में? जो जीवन भर कुंवारी रहे उसको क्या बोलते हैं? अमाजू बोलते हैं। लेकिन जो लड़की, जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, मीन्स कहने का मतलब होगी, ठीक है, आगे आने वाले समय में होगी, जीवन भर नहीं कुंवारी रहेगी, आगे आने वाले समय में होगी, वो अविवाहित है, तो उस महिला को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था जस्तु कुमारी। क्या बोलते थे? जस्तु कुमारी के नाम से जानते थे। अब इस समय की कुछ विदुषी महिलाएं थी, जैसे है लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा। इस समय की यानी कि ऋग वैदिक काल की कैसी महिलाएं थी? विदुषी महिलाएं थी। इन लोगों ने ऋग्वेद के कुछ जैसे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं तो उनमें कुछ सूक्तों की स्थापना का जो है को भी लिखा है इन महिलाओं के द्वारा। तो अगर आता है ऋग्वैदिक काल की महिलाएं कौन कौन सी थी मुख्य रूप से? तो लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा। ठीक है, ये विदुषी महिलाओं की उसमें आती थी, श्रेणी में आती थी। ठीक है। अब इसके बाद में राजनीतिक स्थिति में इन महिलाओं की क्या स्थिति थी इस समय पर? तो ऋग्वैदिक काल में अगर राजनीतिक स्थिति देखें तो ये जो हमने क्या बताया था कि ऋग्वैदिक काल में 4 प्रकार की संस्थाएं थी जो कि राजा पर नियंत्रण रखती थी। सभा, समिति, विदथ और एक और थी, मैं भूल गई। तो इसमें जो है जो सभा और समिति होती थी, इस सभा और समिति में जो है महिलाएं क्या करती थी? भाग लेती थी। किसमें? सभा और समिति में जो है महिलाएं क्या करती थी? भाग लेती थी। ठीक है। इसके बाद में अगर आर्थिक अधिकार की बात करें तो आर्थिक अधिकार इस समय महिलाओं को नहीं मिले हुए थे। ठीक है। कैसा मतलब कि जैसे अगर ससुराल में शादी के बाद जो है जो भी अर्थ या धन होता था तो पति की संपत्ति पर उस महिला का भी अधिकार हो, तो ऋग्वेद काल में इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस समय जो राजनीतिक स्थिति कैसी थी महिलाओं को? तो राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मतलब कि सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाएं जो थी उसमें महिलाएं जो है भाग लेती थी। क्लियर? अब इसके बाद में आर्थिक अधिकार की बात करते हैं तो आर्थिक अधिकार में जो है आर्थिक अधिकार महिलाओं को नहीं मिले हुए थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? दासों की। तो दासों की अगर बात करते हैं तो दासों की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी थी, इनका शोषण नहीं किया जाता था। ठीक है। इनसे अनुचित काम भी नहीं कराए जाते थे। ये दास लोग अगर कार्य करते थे तो घरेलू कार्य करते थे। कैसा कार्य करते थे? घरेलू कार्य करते थे। इस तरह से जो दासों की स्थिति भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के अच्छी थी। ठीक है, हम यही कह सकते हैं। अब इसके बाद में बात आता है क्या? रहन सहन की। रहन सहन, खान पान व मनोरंजन। तो
तो रहन सहन, खान पान, मनोरंजन की बात आती है तो आइए जान लेते हैं कि इन लोगों का रहन सहन कैसा था, ये लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, क्या क्या चीजें खाते थे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, वस्त्र की, कि जो ऋग वैदिक काल के लोग थे ये कैसे वस्त्र पहनते थे। तो ये 3 तरीके के वस्त्र पहनते थे, एक था नीवी, दूसरा था वास और तीसरा क्या था, अधिवास। एक था नीवी, दूसरा था वास, तीसरा था अधिवास। नीवी की मतलब कमर से नीचे तक का जो कपड़ा होता था, कमर से नीचे से लेकर पैर तक, यानी कि कहने का मतलब है कि घाघरा या फिर पुरुषों का जो पायजामा होता था उसको किस नाम से जानते थे, तो उसको नीवी के नाम से जानते थे। कमर से पैर तक का जो कपड़ा होता था वो किस नाम से जाना जाता था, तो नीवी के नाम से जाना जाता था। वहीं वास की बात आती है तो वास जो होता है जो कमर के ऊपर का, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा कपड़ा होता था तो वो किस नाम से जानते थे, तो वो जानते थे वास के नाम से। वहीं पर अगर अधिवास की बात करते हैं तो अधिवास के अंतर्गत जो सर में डालने वाली ओढ़नी होती है उसको किस नाम से जानते थे, तो उसको जो है ओढ़नी के नाम, सॉरी, अधिवास के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। तो ऋग वेद काल के लोग 3 तरीके के वस्त्र यूज करते थे, नीवी, वास, नीवी, वास और अधिवास। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद में अगर आभूषणों की बात आती है तो ऋग वेद काल के समाज के लोग ये आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। इनमें जो मुख्य आभूषण उनका होता था वो निष्क होता था। अब निष्क किसे कहते हैं, जो गले का हार होता था तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको निष्क के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। निष्क जो गले का हार होता था उसको निष्क के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर आगे चलकर जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि ये मगध साम्राज्य के बाद में, मतलब मौर्य साम्राज्य में, तो ये जो है इसी निष्क ने सिक्के के ढेर के रूप में का स्थान ले लिया है। इसी निष्क को किसके नाम से जाना गया है, सिक्के के नाम से इसका स्थान ले लिया है, किसने, सिक्के ने। ठीक है। तो अगर आभूषणों में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आभूषण क्या होता था, गले का हार होता था। अब मनोरंजन की अगर बात करते हैं तो मनोरंजन में 3 तरीके से ये लोग मनोरंजन का यूज करते थे। कौन सा, रथ दौड़, और दूसरा कौन, घुड़दौड़, और तीसरा क्या था, पासा। 3 इनके मनोरंजन के साधन थे जो कि महत्वपूर्ण थे। ठीक है। अब बात करते हैं आकर के भोजन की, कि ये लोग भोजन में क्या क्या खाते थे। तो एक नाम आया है उभर करके, क्या, करम्ब। करम्ब क्या होता था, जो आधुनिक समय में जो सत्तू होता है ना, चने का बनाया जाता है, चने और जौ का। तो चना जो सत्तू होता था और सत्तू के साथ में दही मिला करके खाते थे, तो उसको इन ऋग्वेद काल के लोगों ने नाम क्या दिया है, तो उसका नाम दिया है करम्ब। क्लियर हुआ। करम्ब जैसा, करम्ब किन किन उनको मिला करके बनाता है, कभी कभी आयोग पूछ लेता है कि करम्ब क्या था, तो ऋग्वेद काल के लोगों का प्रिय भोज्य पदार्थ था। कभी कभी पूछ लेता है कि करम्ब किन किन वस्तुओं से बनता था, तो सत्तू और दही। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा आता है भोजन में, क्या, क्षीर व पकौधन। क्या है, क्षीर व पकौधन। क्षीर व पकौधन किससे किससे मिलकर के बनता था, तो जौ से और किससे, दूध से मिला करके खीर और पकौधन बनाते थे। क्लियर हुआ। अब ये लोग, अगर इन लोगों की बात आती है तो ये लोग परिचित किससे नहीं थे, तो ये चावल से नहीं परिचित थे। कौन से लोग, ये जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, इनको चावल का ज्ञान नहीं था। तो इस तरह से हमने इनके खान पान, वस्त्र आभूषण, मनोरंजन और भोजन के बारे में जो है वर्णन किया। और इसके बाद में कुछ जो बची हुई विदुषी महिलाएं थी उनको एक बार फिर आपसे बता देते हैं कि इस समय की जो विदुषी महिलाएं थी तो वो कौन कौन सी थी। वो थी घोषा, लोपा, मुद्रा, सची, मुदगलिनी, विश्वरा, सिक्ता। ये जो है क्या थी, ये ऋग वैदिक काल की बहुत ही विदुषी महिलाएं थी। क्लियर हुआ ना। मैंने ऊपर भी आपसे डिस्कस कर दिया, अभी कुछ बची हुई थी, जैसे कि हमने आपको नहीं बताया था, मुद्रा के बारे में नहीं बताया था, सची के बारे में नहीं बताया था, मुदगलनी के बारे में नहीं बताया था, विश्वरा और सिक्का। तो इनको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता क्या है कि ये ऋग्वैदिक काल से 2-3 महिलाओं को उठा लेगा
और उत्तर वैदिक काल से 2-3 महिलाओं को उठा लेगा और फिर बोलेगा आप उसको मैच करिए। तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण महिलाएँ कौन-सी थी या विदुषी महिलाएँ कौन-सी थी। वहीं पर ऋग्वेद काल की जो है महिलाएँ जो विदुषी थी, तो वो कौन-कौन सी थी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस समय कैसी सामाजिक स्थिति थी। हमने आपसे इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया, ठीक है? तो हम आज अपने लेक्चर को यहीं विराम देना चाहेंगे और नेक्स्ट डे हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, जिसमें कि हम उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, क्या-क्या परिवर्तन हुए उत्तर वैदिक काल में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसा कि आपने राजनीतिक समाज पढ़ा, इनकी राजनीतिक समाज कैसी थी, दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ाया, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। अभी आज हमने सिर्फ और सिर्फ सामाजिक स्थिति पर वर्णन किया है। कल जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वो होगा उत्तर वैदिक कालीन समाज की कि कैसे-कैसे चेंजमेंट हुए, ठीक है? तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले एक बार ज़रूर ये कहेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।